वंदे मातरम छात्रों। देखो बच्चों, हम पहली क्लास में या इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे समस्थानिक। हमने यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ लिया था। एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बाद हमने समस्थानिकों की बात की थी। आज बात करते हैं हम समस्थानिकों का परमाणु भार। वैसे नॉर्मल बात की थी इसकी, फिर पढ़ेंगे हम समबारिक। समबारिक के बाद पढ़ेंगे हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फिर सम न्यूट्रॉनिक और आइसो डाइपर्स। आज हम ये सारे टॉपिक जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले लेते हैं हम समस्थानिकों का अणुभार निकालना। आपको औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार। अब जो समस्थानिक क्या होता है? किसी एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, किसी एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनका आवर्त सारणी में स्थान तो कॉमन होता है, लेकिन जो प्रकृति में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे देखो, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के क्या होते हैं? दो समस्थानिक। एक तो होता है Cl35, एक होता है Cl37। अगर इनके मैं भारों की बात करूं, इनका परमाणु भार, तो क्लोरीन का होता है 35, इसका तो, और इसका होता है 37। और मैं अगर इनकी प्रतिशतता या पाए जाने की मात्रा की बात करूं, तो इनकी प्रतिशतता जो होती है Cl, ये तो लगभग 70% पाया जाता है और ये 25% पाया जाता है। तो अब आपको निकालना क्या? औसत परमाणु भार। तो देखो, नॉर्मल परमाणु का भार तो क्या होता है? कार्बन 12 जो होता है उसके 1/12वें भाग में जितना भार है, अगर किसी परमाणु के एक कण का भार उतना ही है तो वो उसका परमाणु भार है। लेकिन अगर कोई पदार्थ अनेक रूपों में पाया जा रहा है तो औसत परमाणु भार का सीधा मीनिंग क्या है? आप उस परमाणु में जितने भी कण है, उन कणों के परमाणु भारों का जो औसत मान होगा वो उसका क्या कहलाता है? औसत परमाणु भार। जैसे हमने इसका फॉर्मूला देखा था W1, या एक काम करता हूं मैं, इसकी पहले परिभाषा वापस लिख देता हूं। तो किसी तत्व के भिन्न भिन्न समस्थानिकों, समस्थानिकों के परमाणु भारों एवं उनकी प्रतिशतता के गुणनफल का औसत तत्व का परमाणु भार कहलाता है। तत्व का परमाणु भार कहलाता है। माना अपने पास किसी तत्व के दो समस्थानिक दिए हुए हैं अपने को। दो समस्थानिक ए व बी है, जिनके भार क्रमशः, जिनके भार आपको W1 एवं W2 तथा प्रतिशतता की बात करें, तथा प्रतिशतता 75, प्रतिशतता को मान नहीं लेते हैं, प्रतिशतता X1 एवं X2 है, X1 एवं X2 है। तो यह आपको दिया हुआ है। अब आपको औसत परमाणु भार निकालना है, तो आपके औसत परमाणु भार का फॉर्मूला क्या होगा? औसत परमाणु भार का फॉर्मूला बनाए हम, तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा आपके। भाई कह रहा है किसी तत्व के विभिन्न समस्थानों के परमाणु भार और उनकी प्रतिशतता गुणनफल। तो देखो, एक का परमाणु भार W1 और उसकी प्रतिशतता X1 के गुणनफलों का योग कर देते हैं, तो W2 गुणा X2, और औसत निकालना है तो मात्रा का, तो X1 प्लस आपके X2 हो जाएगा। तो ये हो गया औसत परमाणु भार। इसी औसत परमाणु भार से आपको निकालना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्लोरीन दिया हुआ है, तो Cl का औसत परमाणु भार निकालते हैं। Cl का औसत परमाणु भार, तो देखो सबसे पहले W1 दोनों का दिया हुआ है और X1 X2 दोनों का दिया हुआ है, तो W1 35 है अपने पास, इंटू X1 कितना दिया हुआ है? 75,
प्लस देखो W2 कितना दिया हुआ है 37 और X2 कितना दिया हुआ है, देखो इसको थोड़ा सा पास में लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं। तो देखो आप इधर देखो, ये अपने पास थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं हल्का सा, ये देखो अपने पास। अब यहाँ देखो आप, अपने को देखो W1 मतलब एक तत्व है, ये इसको ले लेते हैं हम तत्व A, इसको B। तो तत्व A का बाहर दिया हुआ आपको 35, ये लिख दिया। X1 क्या है, तत्व A का मात्रा प्रतिशतता 75, ये लिख दी। प्लस देखो दूसरे तत्व का बाहर कितना दिया हुआ है 37, ये लिख दिया। इनटू X2 का मान देख लो अपने पास 25, ये लिख दिया। बट्टा X1 75 प्लस X2 25। सोल्व कर देते हैं इनको। तो देखो 35 और 75 को गुणा कर लेते हैं, 37 और 25 को गुणा कर लेते हैं, तो 75 और 25 को जोड़ भी देते हैं, तो ये तो आ जाएगा 100। इसको देखो सोल्व करते हैं हम, तो अपने पास ये आ जाएगा 2625 आ जाएगा। 75 को और 35 को गुणा करोगे तो प्लस इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके 37 और 25 को गुणा करोगे तो 925। दोनों को देखो ऐड कर देते हैं हम, तो देखो जब दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 3550 बट्टे में आ जाएगा 100। सोल्व कर दो 0 से 0, तो 35.5 आ जाएगा। अपने भाग लगाओगे तो देखो क्लोरीन का औसत परमाणु भार कितना आ गया 35.5। तो किसी भी पदार्थ का अगर आपको समस्थानिक और उसकी मात्रा दी हुई है और उनके मान निकालने हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ले एक बार स्क्रीनशॉट लो देगा इसका, ठीक है। देखो कुछ और देख लेते हैं औसत परमाणु भार के लिए। माना किसी तत्व के 3 समस्थानिकों के भार क्रमशः 11, 12 व 13 है तथा इनकी प्रतिशतता को आप प्रतिशत मात्रा या पाए जाने की संभावना, प्रकृति में पाए जाने की संभावना प्रतिशतता 85, 10 एवं 5 हो तो
तो देखो बच्चों यहाँ पर बीच में थोड़ा सा साउंड में समस्या आ गई थी अपने, तो एक बार वापस चेक कर लेते हैं हम। देखो अपने पास औसत परमाणु भार निकाल रहे हैं हम, तो ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो इससे पहले सबसे पहले तो हमने औसत परमाणु भार की बात की कि भाई किसी भी तत्व के जो विभिन्न समस्थानिक है उनके परमाणु भार उनकी प्रतिशतता के गुणनफल का अगर आप औसत निकालोगे तो वो औसत परमाणु भार होगा। उसका ये फॉर्मूला बनाया कि मान लो एक तत्व के दो समस्थानिक है ए और बी, एक का भार आपको W1, बी का भार W2 दिया हुआ है और प्रतिशत मात्रा x1 और x2 दी हुई है। तो भार और प्रतिशत मात्रा के गुणनफल का योग करो और उसमें मात्राओं के योगफल का भाग लगा दो। क्लोरीन में जैसे Cl35, Cl37 क्लोरीन के दो समस्थानिक है, एक का परमाणु भार 35, दूसरे का 37 है, प्रतिशत मात्रा एक की 75, दूसरे की कितनी है 25 है। तो देखो हमने भार और प्रतिशत मात्रा को गुणा करके दूसरे के भार और प्रतिशत मात्रा को ऐड कर दिया और जो प्रतिशत मात्रा है उनके योगफल का भाग लगाया, तो क्लोरीन का औसत परमाणु भार 35.5 आ गया। क्लियर। फिर हमने देखो एक दूसरा क्वेश्चन लिया, हमने माना किसी तत्व के तीन समस्थानिकों के भार आपको 11, 12, 13 दिए हुए हैं और इनकी प्रतिशत मात्रा 85, 10 और 15 है। तो तत्व का परमाणु भार ज्ञात करना है। तो औसत परमाणु भार निकालने का फॉर्मूला, पहले तत्व के भार और प्रतिशत मात्रा गुणनफल को दूसरे तत्व के भार प्रतिशत मात्रा के गुणनफल और तीसरे तत्व के भार और प्रतिशत मात्रा के गुणनफल को आपस में जोड़ना है और उनमें भाग लगाना है उनकी प्रतिशत मात्रा के योगफल का। तो देखो पहले तत्व का भार 11, प्रतिशत मात्रा 85 गुणा कर दिया, प्लस दूसरे तत्व का भार 12 और उसकी प्रतिशत मात्रा 10, इनको गुणा कर दिया, जोड़ दिया, तीसरे का 13 और 5 इनको गुणा करके जोड़ दिया, प्रतिशतता देखो 85, 10 और 5 इनको जोड़ दिया, इनके गुणनफल को आपस में जोड़कर और सोल्व किया तो आपके कितना आ गया 11.2। क्लियर। कोई समस्या। देखो अब इसके बाद ये तो था आपके, अब यहाँ पर देखो बच्चों हमने जो बात करते हम, तो आज हमने आते ही बात की थी कि अपने को जो जो टॉपिक पढ़ने उनमें समस्थानिकों का परमाणु भार निकालना, ये पढ़ लिया। अब पढ़ते बच्चों हम समभारिक। समभारिक तो बच्चों समभारिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार्स बोल दो इनको। तो समभारिक, सम यानी समान, भारिक यानी भार वाले, यानी समान भार वाले जो होते हैं उनको कहते हैं समभारिक। तो देखो समान भार, भाई आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को आप Z से दर्शाते हो और परमाणु द्रव्यमान को आप किससे दर्शाते हो, S से। ये कह रहा है समान भार, मतलब ए तो क्या होगा समान। अब A और Z दोनों ही समान हो तब तो अपने क्या होगा एक ही तत्व होगा, लेकिन A समान और Z क्या हो असमान, तो वो होते हैं बच्चों आपके समभारिक। जबकि समस्थानिक में हमने क्या देखा था, Z यानी परमाणु संख्या समान, A यानी द्रव्यमान संख्या है समान। तो समान भार वाले मतलब किसी, या कह सकते हैं विभिन्न तत्व जिनके द्रव्यमान, जिनकी द्रव्यमान संख्या, या ए बोल सकते हो द्रव्यमान संख्या ए समान होती है, समान होती है, परंतु परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जिसको आप किससे दर्शाते हो Z से भिन्न भिन्न होती है, भिन्न होती है, उन्हें एक दूसरे के समभारिक कहते हैं, उन्हें एक दूसरे के समभारिक कहते हैं। एक दूसरे क्या कहते हैं समभारिक, आइसोबार्स। तो समभारिक कौन से तत्व होते हैं, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या अर्थात Z यानी प्रोटॉन की संख्या ये तो डिफरेंस में हो या अलग अलग हो, लेकिन जिनमें द्रव्यमान संख्या मास नंबर जो है वो क्या हो इक्वल, उन तत्वों को कहते हैं बच्चों में समभारिक। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, आपको दिया हुआ जैसे आर्गन, आर्गन में परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक 18 और इसका द्रव्यमान दिया हुआ आपको 40। देखो दूसरा दिया हुआ आपको पोटेशियम का एक समस्थानिक जिसका परमाणु क्रमांक 19
और परमाणु द्रव्यमान संख्या वो है 40। एक दिया हुआ आपको कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और आप कह सकते हो द्रव्यमान संख्या 40। ये आपको 3 दिए हुए। देखो कल हमने प्रदर्शन देखा था और प्रदर्शन में प्रतीक के नीचे बाईं ओर जो गणितीय अंक लिखा हुआ है वो उसका क्या होता है जेड। तो AR के लिए 18, के लिए 19 और CA के लिए जेड कितना है 20। अब और ऊपर की ओर जो अंक दिया है वो उसका क्या होता है द्रव्यमान संख्या। तो देखो एक के लिए तीनों के लिए एक का मान कितना दिया हुआ है 40। तो देखो आर्गन पोटेशियम कैल्शियम तीनों में ही एक का मान कितना कितना दिया हुआ है 40-40, यानी द्रव्यमान संख्या का मान क्या है समान है। लेकिन देखो परमाणु क्रमांक एक के लिए 18 है, एक के लिए 19 है और एक के लिए क्या है 20, यानी इनमें प्रोटॉन की संख्या या आप कह सकते हो आपके परमाणु क्रमांक जो है वो तो भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या इक्वल है। इसलिए ये तीनों आपस में क्या है समभारिक या आइसोबार्स है। लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो समभारिक के बाद आगे बात करते हैं हम। हमने कहा था हम पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो ले लेते हैं हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सम यानी समान, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब इलेक्ट्रॉन। तो विभिन्न तत्व या परमाणु लिख दो चाहे आप, या अणु या आयन, आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, समान होती है, उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। मतलब कोई भी चाहे अणु परमाणु आयन कोई भी हो उनमें क्या हो इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल हो। अगर इलेक्ट्रॉन समान है तो वो सम आयन स्पीसीज, सॉरी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएंगे। जैसे उदाहरण देखो, एक दिया हुआ आपको N3 माइनस, एक दिया हुआ आपको O2 माइनस, एक दिया हुआ F माइनस, एक दिया हुआ Ne, एक दिया हुआ Na प्लस, एक दिया हुआ आपको Mg2 प्लस, एक दिया हुआ आपको Al प्लस 3। इनमें देखो भाई नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पर और -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए मतलब कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन कितने पर आता है 9 पर, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो कितने हो गए 10। नियोन 10 पर आता है, उदासीन है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम कितने पर आता है 11 पर, प्लस चार्ज मतलब 1 त्याग दिया तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 12 पर आता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम कितने पर आता है 13 पर, यानी 13 इलेक्ट्रॉन, प्लस 3 मतलब 3 कम हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इस पूरी लाइन में देखो आप, इस पूरे समूह में सब में क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10-10 है, यानी समान इलेक्ट्रॉन। तो इन्हें कहते हैं हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर। और देख लो आप, जैसे अपने पास दिया हुआ है H2 माइनस, एक दिया हुआ है Cl माइनस, एक दिया हुआ आपको आर्गन, एक दिया हुआ है पोटेशियम प्लस, एक कैल्शियम 2 प्लस, एक स्केडियम प्लस 3, ये दिया हुआ है। जैसे आपको ये पहला एग्जाम्पल, ये अलग है दूसरा एग्जाम्पल। सल्फर आता है 16 नंबर पर मतलब 16 इलेक्ट्रॉन और ऊपर -2, -2 मतलब 2 एक्सेप्ट कर लिए तो टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन आता है 17 पर
-1 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गन कितने पर आता है? 18 पर उदासीन है, मतलब कितने एक्सेप्ट नहीं किए, तो 18 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम कितने पर आता है? 19 नंबर पर, 1 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो 18 इलेक्ट्रॉन। देखो कैल्शियम कितने पर आता है? 20 पर, ऊपर +2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। और स्केडियम कितने पर आता है? 20 अपने 21 नंबर पर आता है, 21 में से 3 त्याग दिए, तो कितने रह गए? 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इन सब में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18 18, मतलब ये भी क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी ऐसे तत्व हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आपके मॉलिक्यूल हो, और चाहे वो आपके आयन हो, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? समान, तो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। ले वो स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बहुत बढ़िया टॉपिक है, अच्छे से समझ लेना इसको। 2 अणु भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है आप केवल आयन लो। देखो जैसे ये ले लेते हम, जैसे एक ले लिया हमने CO2, ठीक है, और एक ले लिया हमने जैसे NO2 और प्लस। तो देखो इन दोनों की बात करें तो देखो कार्बन कितने नंबर पर आता है? 6 पर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। एक ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है? इसमें 8 नंबर पर, तो इलेक्ट्रॉन कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 × 8 बराबर कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। तो देखो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 ऑक्सीजन यानी 16, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन 8 पर आता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और ऊपर +1 आ गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ने त्याग दिया, तो ये। तो देखो 7 प्लस कर देते हैं 16 -1, तो कितना रह गया आपके पास? 23 - 1 बराबर 22 इलेक्ट्रॉन। तो CO2 और NO2 प्लस क्या है? आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। कारण क्योंकि दोनों में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है? इक्वल। और ऐसे जातियां या ऐसे समूह जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन समान हो, उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। क्लियर? ये बच्चों आपके सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। इसके बाद देखो अगला टॉपिक है अपने सम न्यूट्रॉनिक। तो देखो बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स। तो सम न्यूट्रॉनिक्स मतलब जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान, यानी एस विभिन्न तत्व या विभिन्न रूप, विभिन्न तत्व जिनमें विभिन्न तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, संख्या समान होती है, उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। मतलब कोई भी तत्व जिनमें अपने न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। जैसे देखो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ये है अपने पास, और एक हीलियम लेते हैं, हीलियम का एक समस्थानिक ये होता है अपने पास। तो देखो Z बराबर 1, Z बराबर कितना है? 2। प्रतीक में नीचे लिखा हुआ गणितीय अंक उसका Z होता है। A बराबर 3 और A बराबर कितना है? 4। तो देखो n निकाल लो, A - P, और P और Z इक्वल होता है, तो 3 - 1 बराबर n का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसमें देखो n बराबर वही A - P, और Z और P क्या होता है? इक्वल होता है। भाई प्रोटॉनों की संख्या को ही तो परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो 4 - 2 बराबर कितना आ गया? 2। तो देखो दोनों में ही न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2 है। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन समान उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक्स, और जिनमें न्यूट्रॉन समान उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट लो देखे इसका। और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अपने पास एक होता है कार्बन, ये नाइट्रोजन। इन दोनों में देखो भाई कार्बन के लिए Z का मान 6, नाइट्रोजन के लिए Z का मान 7,
इसके लिए एक का मान कितना दिया हुआ है 13, इसके लिए एक का मान कितना दिया हुआ है 14। एन निकाल लो, ए माइनस पी, दोनों के लिए एन बराबर ए माइनस पी कर दो आप। नाइट्रोजन के कार्बन के लिए एक का मान 13 दिया हुआ है और पी का मान 6, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 7। यहाँ देखो एक का मान 14, पी का मान 7, डिफरेंस क्या आ रहा है 7। दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है इक्वल है, और ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है समान होती है उन्हें कहते हैं बच्चों में सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर? तो बच्चों यहाँ तक आपके कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो। जैसे किसी मित्र ने या किसी स्टूडेंट ने जे थॉमसन मॉडल जब हमने पढ़ा था तो 2 क्वेश्चन किए थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए थे। उसने पूछा था कि सर आपने बताया था कि पदार्थ जो होते हैं उनका परमाणु भार जो होता है यानी उनका भार होता है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं होता है? तो द्रव्यमान तो होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग, यानी बहुत ही कम। या ये देखो नंबर ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg में, तो बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है अत्यधिक भारी हल्का होता है, यानी उसका द्रव्यमान नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। और नगण्य होने के कारण मैंने कहा था कि इसका द्रव्यमान नहीं होता है, वरना इलेक्ट्रॉन का क्या होता है द्रव्यमान होता है। फिर उसने पूछा था कि सर अगर थॉमसन मॉडल है, थॉमसन मॉडल को अगर हम वर्तमान मॉडलों से देखें तो इनमें क्या सिमिलरिटी है? तो थॉमसन ने ये बताया कि एटम जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, एक ऋणावेशित कण होता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहा था। भाई एक ऋणावेशित कण था, उसी को तो थॉमसन ने नेगेट्रॉन और स्टोनी ने क्या कहा था इलेक्ट्रॉन। और वर्तमान में भी जितने भी मॉडल पढ़ रहे हैं हम सब ये मानते हैं कि परमाणु में जो अपरमाणविक कण होते हैं उनमें ऋणावेशित कण क्या होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर थॉमसन की बात करें तो उन्होंने कहा कि परमाणु में एक ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है, और अपने जो मॉडर्न मॉडल है वो भी क्या मानते हैं कि परमाणु में ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों में सिमिलरिटी है। बाकी थॉमसन मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था। इसीलिए तो रदरफोर्ड मॉडल, नील्स बोर के मॉडल, समय समय में अलग अलग मॉडलों की आवश्यकता हुई। जय हिंद, वंदे मातरम।